देखो साइमन कमीशन की बात करते हैं इसमें। आधुनिक अब खत्म होने वाला है आपका हिस्ट्री, 1 हफ्ते और लगेगा बस। इस मंथ ये लास्ट हो जाएगा नवंबर में, यानी कि दिवाली के बाद जब हम लोग लौटेंगे तो क्वालिटी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि बीच में छुट्टी रहेगी दिवाली की। हाँ, अगर घर से पढ़ सकते होगे तो घर से पढ़ा देंगे, कोई बात नहीं, ऑनलाइन पढ़ना ही है। बट दिवाली मनाओ, है ना, क्या उसमें बीच में तुम लोग बिजी रहोगे? दिवाली के बाद जब लौटेंगे तब शुरू करेंगे। दिवाली की छुट्टी कब से होगी? तुम लोग की छुट्टी ही छुट्टी है, उसमें क्या है, छुट्टी छुट्टी मनाओ उसमें। 2 तारीख से 7 तारीख, 2 से 7, एक को क्लास रहेगी, 2 से छुट्टी होगी। देखते हैं साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन मतलब 1919 में एक एक्ट आया था। और सर छठ की, अरे छठ की जब आएगी तब देखा जाएगा, अभी दिवाली है तो दिवाली की करो, छठ की भी होगी। तो 1919 में एक एक्ट आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। इसमें कुछ चीजें मतलब भारत के लिए की गई थी क्या, अगर भारत आजाद होगा तो किस तरह का संविधान बनाना है, इस तरह की कुछ चीजें उसमें थी। ठीक है, इसमें एक फैक्ट रखा, मतलब एक नियम रखा गया था कि हर 10 साल में इस नियम की समीक्षा होगी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की। हर 10 साल में इसकी समीक्षा हेतु एक संवैधानिक अवयव के गठन का प्रस्ताव था। 1919 में बनाया गया था भारत के लिए कि एक संवैधानिक तरीके से चीजें चलें, लेकिन उसमें एक और एक्ट वो रखा गया था कि 10 साल में बनाएंगे। इसी वजह से एक कमीशन बनाया गया था, साइमन कमीशन। ये 1927 में बना दिया गया। अब समझिए जरा क्या है इस समय। ब्रिटिश के प्रधानमंत्री हैं उस समय स्टैनली बाल्डविन, और इनके द्वारा साइमन कमीशन की स्थापना की गई 1927। आपको 2 चीजें याद रखनी है, साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई थी और साइमन कमीशन भारत कब आया था। और ये साइमन कमीशन क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जो इसका अध्यक्ष है उसका नाम है जॉन साइमन। तो जॉन साइमन के नाम की वजह से इसका कमीशन का नाम साइमन है, मतलब एक कमेटी गठित है ये, जिसमें एक व्यक्ति है जो अध्यक्ष है, वो जॉन साइमन है, जिसके नाम पे साइमन कमीशन नाम पड़ा है। ठीक है, तो साइमन कमीशन की स्थापना हो गई, अध्यक्ष जॉन साइमन हो गया। कुल 7 सदस्य थे, लेकिन सभी अंग्रेज थे। सबसे बड़ी दिक्कत यही थी, जो विरोध हुआ वो इसी वजह से हुआ कि आप भारत के लिए कुछ चीजें करना चाह रहे हैं संवैधानिक तरीके से, लेकिन भारतीय सदस्य उसमें है ही नहीं, सभी के सभी अंग्रेज हैं, तो ये हमारे लिए नियम क्या बनाएंगे। तो भाई डाउट तो होना ही होना है कि अगर सब अंग्रेज रहेंगे तो वो उस हिसाब से नहीं सोचेंगे कि भारत के लिए क्या करना है, वो अपना ही फायदा देखेंगे। इस वजह से इसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ। ठीक है, और जैसे ही साइमन कमीशन भारत पहुंचेगा, ये अभी बनने की डेट है, 1927 में स्थापना हुई है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने की है। ये पहुंचेगा कब साइमन भारत, तो 3 फरवरी 1928। तो अगले ही साल 1928 में ही 3 फरवरी को ये साइमन कमीशन भारत पहुंच जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही पहुंचता है बहुत बड़े लेवल पे इसका विद्रोह होता है। तो वही आपको सुनने में आता है, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, इस तरह के ढेर सारे नारे लगने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ के लोगों ने इसको साइमन कमीशन ना कह के श्वेत कमीशन कहा। श्वेत कमीशन क्यों कहा, मतलब इसमें सब अंग्रेज हैं, तो अंग्रेजों को श्वेत कहा जाता था ना, जैसे वो लोग हम लोग को काले कहा करते थे, तो उनको गोरा या श्वेत कहा जाता था, तो इसलिए इसको श्वेत कमीशन कह के बुलाया गया यहाँ से। ठीक है, अब एक कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि आखिर किसका सुझाव था कि भारतीय में से कोई भी साइमन कमीशन में ना रहे, तो ये सुझाव था लॉर्ड इरविन का। लॉर्ड इरविन था, इसका सुझाव था कि किसी भी भारतीय सदस्य को इसमें न रखा जाए। ये क्वेश्चन बनता है, इसलिए आप ध्यान रखिए, बहुत लोग इसको ध्यान नहीं देते। तो ये कुछ चीजें हैं, आपसे पूछा जाएगा साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई, 1927। साइमन कमीशन भारत कब आया, 3 फरवरी 1927। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है, साइमन कमीशन भारत कब आया था, 3 फरवरी 1928।
टू द पॉइंट आपका क्वेश्चन होता है, तो आपको इसको याद रखना है, ठीक है। किस वजह से बनाया गया था? तो एक 1919 में एक एक्ट आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, उसकी समीक्षा के लिए बनाया गया था, क्योंकि उसमें प्रावधान था कि हर 10 साल में इसकी मतलब समीक्षा करनी होगी, इसलिए आयोग बनाना होगा। तो उसी वजह से ये साइमन कमीशन बनाया गया था, ठीक है। हिस्ट्री से क्वेश्चन था, तात्या टोपे का रियल नेम, अच्छा रामचंद्र पांडुरंगा, वही वाला। हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं आए। वेरी गुड, तुम लोग की किस्मत है खराब, क्या कर। वैसे भी हिस्ट्री से टोटल मिला के 4 क्वेश्चन आते ही हैं सारे पेपर में। अब उस 4 में से क्या होता है, अब उसमें से अब 4 नहीं आए, 3 आए या 2 आए, 4 से ज्यादा आता भी नहीं है ना। हिस्ट्री में पूरा मिला लोगे तब जाके तुम्हें खींच के 4 से 5 क्वेश्चन आते, तीनों मिला लोगे तब। हाँ वही कह रहे हैं, तो वो 3 से 4 के आसपास वो आते ही हैं, उनका रूल ही है। बाकी क्वेश्चन आपके, अरे आप सोचो ना कि अगर मान लो कोई, देखो इसमें बहुत बड़ी कोई बात थोड़ी है कि हम जान नहीं पा रहे सर। भाई जीएस का अगर जो मैक्सिमम पेपर होता है वो 50 नंबर का होता है, जो मैक्सिमम वाला होता है, अगर वनडे में देखे तो। वैसे तो आपका 20 नंबर वाला भी होता है वैसे जी। अब 50 में तुमको करंट अफेयर भी तो उन्हें डालने हैं। अब करंट अफेयर ही तुम्हारे 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं ऊपर, तो सोच के देखो ना कि कौन सा टॉपिक कितना पूछेंगे ये लोग। करंट अफेयर तुम्हें देने ही देने हैं, स्टैटिक जीके उन्हें देना ही देना है। तो तुम करंट अफेयर स्टैटिक जीके मान लो तो 20 नंबर तो यहीं से निकल जाते हैं, अगर 50 का है तो। बाकी बचता है तुम्हारा फिर ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स, ठीक है, कंप्यूटर के 1-2 क्वेश्चन डालने हैं, फिर बहुत सारी चीजें हैं ना। तो इसलिए वो 4-4 5-5 क्वेश्चन बनते हैं। हाँ अगर पॉलिटी और हिस्ट्री में कहोगे तो पॉलिटी के ज्यादा आते हैं। भाई अगर पॉलिटी और हिस्ट्री में देखा जाए तो पॉलिटी के क्वेश्चन हिस्ट्री से ज्यादा होते हैं। तक्षशिला की स्थापना किसने की थी? कंप्यूटर से बहुत ज्यादा आ गया था क्वेश्चन, अरे वाह। तो तुम लोग तो इंजीनियर हो, कंप्यूटर तो तुम लोग को ऐसे बाएं हाथ का खेल है। भाई सब आता है तुम लोग को, इतना मोबाइल चलाते हो, नया स्मार्टफोन, सब तुरंत उड़ा दिए होगे हैं। करंट अफेयर था, कहेंगे सर वो वाला नहीं आता ना जो इसमें आता है। भाई हम व्हाट्सएप चलाते हैं सर, व्हाट्सएप से क्वेश्चन ही नहीं पूछते। सर हम फेसबुक चलाते हैं, हम लोग सर पॉलिटिक्स देखते हैं सर, कौन पार्टी जीती कौन हारी, ये सब पूछते ही नहीं है वो लोग, वो कुछ और पूछते हैं। अब कंप्यूटर में पूछेंगे बताओ कि इनपुट डिवाइस कौन सी है इसमें, सर हमको वो भी नहीं आता है सर। हाँ कुछ नहीं आया तो हमें पता है, तुम लोग बहुत बड़े वाले इंजीनियर हो ना, तुम लोग इंजीनियर ही खतरनाक हो बिल्कुल। एक पोस्ट डाले थे, हम देखे नहीं थे क्या, स्टेटस पे लगाए थे इंजीनियर और एमबीबीएस वाला, वो ठीक बैठता है बिल्कुल, वो बहुत सोच के हमने डाला था वो पोस्ट, ठीक है ना। हाँ वो 4 साल का जो तुम्हारा पीरियड है ना, वो हॉलीडे पैकेज है वो, और जिनका 3 साल का होता है वो 3 साल का हॉलीडे पैकेज होता है। असली पढ़ाई वो 3 साल जब कंप्लीट हो जाती है तब शुरू होती है, अच्छा अब क्या करना है, अब तो खत्म हो गई पढ़ाई। वो जब तक रहता है तब तक कहाँ पढ़ाई चलती है, वही चीज है ना। अरे बेवकूफ, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आया, कंप्यूटर से बहुत इजी क्वेश्चन आता है, तुमको नहीं आता वो बताओ। हाँ, तुम क्वेश्चन बताओ हम तुम्हें बताएंगे। नॉर्मल, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आता, आता जाता कुछ नहीं है, बस खाली नॉर्मल नहीं आता। प्रोग्रामिंग थोड़ा पूछ लेंगे तुम लोगों से। नॉन टेक का कंप्यूटर नॉन टेक की तरह होता है, उसमें डिवाइसेस पूछी जाती है, नेटवर्किंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सॉफ्टवेयर पूछे जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम पूछे जाते हैं, ठीक है, शॉर्टकट कीज पूछी जाती हैं, वही सब होता है। सर आप भी टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं क्या, तुम्हें आज तक पता ही नहीं चला है? बेवकूफ, तुम्हें आज तक यही नहीं मालूम चला कि हम टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं। कंप्यूटर भी पढ़ाएंगे। अबे कंप्यूटर हमने 2 साल पढ़ाई है, ठीक है, कंप्यूटर हमने 2 साल पढ़ाई है, 2 साल से ज्यादा ही पढ़ाई है। और तुमको नहीं पढ़ाई है, अच्छे खासे बैंक वालों को पढ़ाई है, जिनके में अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के, ठीक है। एसएससी में तो कुछ नहीं आता, एसएससी में तो 2 ही क्वेश्चन आते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें रहने देते हैं। तो हाँ अब इसमें देखते हैं हम लोग क्या है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड वगैरह का। तो साइमन कमीशन समझ में आ गया सबको, साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था?
साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928। इसका क्या बोलते हैं वो, स्थापना कब हुआ था? उन्नीस सौ सत्ताईस, ठीक। इसमें कितने सदस्य थे? सात। महिमा तक्षशिला के संस्थापक कौन थे? तक्षशिला के संस्थापक कौन थे? अंबिराज। कौन बताया? विमल। अंबिराज थे। इसमें थोड़े से वो है, मतलब क्योंकि तक्षशिला बहुत पुराना है, समझ रहे हो। अब चंद्रगुप्त मौर्य जो है उनके समय से पहले का है, तो इसमें थोड़े से डाउटफुल केसेज हैं। अब ऑप्शन किस हिसाब से वो देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में क्या दिए गए। एक्चुअल एक फैक्ट जो माना जाता है वो एक तक्षशिला का मतलब तक्ष से लिया जाता है। राजा जन्मेजय का एक सर्प मतलब वो हुआ था, यज्ञ वगैरह हुआ था। राजा जन्मेजय बोले जाते हैं, जो अगर किंवदंती देखें जो हमारे पुराण वगैरह बताते हैं उस तरह से। तो राजा जन्मेजय का यज्ञ हुआ था, सर्प नाग सर्प का वो यज्ञ हुआ था। तो उसी में कहा जाता है कि तक्ष एक राजा है, जिनको भरत का पुत्र भी कहा जाता है, तक्ष नाम का। तो बहुत सारी किताबें या बुक्स हमको मानती हैं कि वो राजा तक्ष जो है वो असल में उसके वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। बट कुछ लोग राजा जन्मेजय को ही मानते हैं, मतलब इस तरह से चीजें हैं। बट जहां तक जो सबसे मतलब लिया गया है वो तक्ष को ही पॉपुलर माना गया, लेकिन अब वो ऑप्शन में होना चाहिए, है ना। क्या वो किस हिसाब से दिया गया, तो ये कोई बिल्कुल पर्टिकुलर फैक्ट बिल्कुल नहीं है कि किसको हम एकदम कर दें। ये एक अनुमान पे ही कहा गया है, कोई इसको बिल्कुल कंफर्म नहीं कह सकता। ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो भारत के पुत्र तक्ष के नाम पर। जब राजा जन्मेजय का जो नाग योग या सर्प यज्ञ हो रहा था, उसके नाम पर ही सबसे ज्यादा पॉपुलर माना जाता है। तो अगर तक्ष ऑप्शन में है वहां, अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आंसर तक्ष ही होगा। ठीक है। अगर नहीं है तो फिर आपका दूसरा देखना पड़ेगा, उनके बाद के जो राजा आए होंगे, क्योंकि जो सबसे पॉपुलर वाला है वो राजा जन्मेजय का ही है। या तो जन्मेजय ऑप्शन में होने चाहिए, या तो फिर ये तक्ष होने चाहिए। अगर ये दोनों नहीं है तो यानी कि भावी राजा के बारे में पूछा जा रहा होगा जो चंद्रगुप्त मौर्य के आसपास के रहे होंगे। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, ध्यान रखिएगा, न चाणक्य। ये दोनों लोग नहीं है। क्यों? क्योंकि चाणक्य जो है वो एक्चुअल में वहां पे प्रोफेसर है या टीचर है, संस्थापक नहीं होता तक्षशिला के, है ना। तो ये ऑप्शन से आपको करना पड़ेगा। ठीक है। दोनों में से कोई तो एक होगा ही, ऐसा नहीं है, या तो जन्मेजय या फिर तक्ष में से कुछ ना कुछ तो दिया ही गया होगा, अगर ऑप्शन याद हो तो। चलिए आगे देखते हैं इसमें। साइमन कमीशन जो आया था भारत की स्वतंत्रता के समय, ये क्वेश्चन बनता है, आपको ये ध्यान रखना है। ये एक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। सर आप हम लोग को कंप्यूटर पढ़ाएंगे कि नहीं? कंप्यूटर नहीं पढ़ाएंगे। भारत की स्वतंत्रता के समय 1947 जब भारत स्वतंत्र हुआ है,
तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय के कौन थे? क्लीमेंट एटली थे, क्लीमेंट एटली, ठीक है। और ये साइमन कमीशन शामिल। अब देखो जरा स्टूडेंट्स, ये एक सदस्य के रूप में शामिल थे क्लीमेंट एटली, इसलिए आपको याद रखना है जब ये साइमन कमीशन बना था और इसमें जो 7 अंग्रेज सदस्य थे तो उसमें ये भी शामिल थे जो आगे चल करके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनेंगे। मतलब क्लीमेंट एटली जो उस समय शामिल थे आपके साइमन कमीशन में, वो आगे चल के जब भारत आजाद हुआ है उस समय, भारत की स्वतंत्रता के समय, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली बने थे। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि जो क्लीमेंट एटली थे वो किस कमीशन से जुड़े हुए थे जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे आजादी के समय में? तो साइमन कमीशन से जुड़े थे। दिक्कत अब ये थी कि साइमन कमीशन को ये लोग फॉलो नहीं कर रहे थे, क्योंकि साइमन कमीशन का इन लोगों ने विरोध कर दिया कि हम इनकी रिपोर्ट को नहीं मानेंगे। तो प्रॉब्लम यहाँ आई कि फिर अपनी रिपोर्ट आप क्या दें। तब एक रिपोर्ट बनाई गई, नेहरू रिपोर्ट जिसे कहा जाता है। तो भारत की तरफ से एक रिपोर्ट बनाई गई जिसको नेहरू रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है। और जब 3 फरवरी साइमन कमीशन 1928 आया तो आप इसका विरोध कर चुके हैं, तो कोई ना कोई सुझाव तो आपको देने पड़ेंगे। तो वो सुझाव जो है वो 1928 में तैयार हुआ। तो 1928 में हमारी तरफ से या कांग्रेस की तरफ से कह लो, नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया था, ठीक है। और किसके जवाब में था ये? साइमन कमीशन। क्यों? क्योंकि हम साइमन कमीशन को मान नहीं रहे जो उनके सुझाव हैं, तो हम लोगों ने अपने सुझाव दिए और हमारे जो सुझाव थे वो नेहरू रिपोर्ट पे थे। दोनों चीजें ध्यान रखनी है। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को पहुंचा है और उसी साल 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया है, जिसमें भारत के नए डोमिनियन संविधान का खाका था। डोमिनियन संविधान का खाका का मतलब, डोमिनियन राज का मतलब होता है एक प्रकार से मतलब पूरी तरह से स्वतंत्रता नहीं, ठीक है। मतलब अंग्रेज तो रहे लेकिन यहाँ का जो स्थानीय स्वशासन है वो हमें दे दिया जाए। तो मतलब एक प्रकार से समझ लो कि हम ये पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं कर रहे हैं अभी कि हमें पूरी तरह से आजाद कर दो और अंग्रेज छोड़ के चले जाओ। डोमिनियन का मतलब हुआ कि आप रहिए तो, लेकिन जो बाकी गवर्निंग बॉडी है या जो वो है वो हमारे हाथ में दे दीजिए। ये चीज था यहाँ नेहरू रिपोर्ट में। तो आपको ध्यान रखना है, आगे चलकर इसको खत्म कर दिया जाएगा, ये डोमिनियन को बदल दिया जाएगा, पूर्ण स्वराज की मांग की जाएगी। तैयार करने वाली जो नेहरू रिपोर्ट तैयार किया था वो कौन थे? तो सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू, ये जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। तो जवाहरलाल नेहरू के पिता थे उस कमेटी में जिन्होंने नेहरू रिपोर्ट तैयार किया था, और सचिव जो थे वो जवाहरलाल नेहरू। तो दोनों वही लोग, अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और सचिव जो बने थे वो जवाहरलाल नेहरू। कुल सदस्य कितने? 9। दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेहरू रिपोर्ट में क्या कहा गया था? नेहरू रिपोर्ट में कहा गया पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेटस की बात हुई थी। मतलब सबसे पहले जब रिपोर्ट बना था तो ये लोग पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं कर रहे थे। ये लोग क्या बोले? डोमिनियन चाहिए। डोमिनियन मतलब हमने समझा दिया। डोमिनियन क्या होता है? एक नॉर्मल सा पॉइंट है कि डोमिनियन का मतलब है कि आप रहिए, कोई दिक्कत नहीं, बाद में रहिए, लेकिन जो सारा प्रशासन है वो सब वो हमारे हाथ में दे दीजिए, मतलब हिंदुस्तानियों के हाथ में दे दीजिए। पूर्ण स्वतंत्रता में क्या होता कि आप हमारा देश छोड़ के चले जाइए, आप जहां से आए हैं वहीं जाइए और बाकी जो शासन है वो हम कर लेंगे। तो ये लोग अभी पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं कर रहे, ये डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है, ये ध्यान रखने हैं। तो नेहरू रिपोर्ट में 1928 में पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेटस की बात कही गई। नेहरू रिपोर्ट में और क्या कहा गया? तो सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडलों के स्थान पर अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का प्रावधान था। आपने पहले देखा था कि एक जब अंबेडकर साहब ने निर्वाचन आयोग वगैरह इस तरह की चीजें बात करी हैं, तो इन लोगों ने कहा कि हम कोई आरक्षित नहीं करेंगे अल्पसंख्यक के लिए, संयुक्त रूप से निर्वाचन होगा। मतलब हम अलग अलग नहीं कर सकते, किसी को आरक्षण देकर निर्वाचन नहीं करा सकते, सबका जैसा चल रहा है वैसा होगा। बट ये भी डिनाई कर दिया जाएगा, आगे चल करके वो लोग स्वीकार कर लेंगे, कांग्रेस स्वीकार कर लेगी, ठीक है हम आपके लिए अलग से प्रावधान कर देंगे। अल्पसंख्यक में कौन? जैसे मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, ये लोग थे। बाद में चल करके कोशिश की गई थी कि जो दलित हैं हिंदू के, उनको भी एक अलग करके और किया जाए, बट आपने देखा था कि पूना पैक्ट में वो चीज गांधी जी स्वीकार नहीं करेंगे, इस वजह से वो चीज लागू नहीं हो पाती। 1928 में नेहरू रिपोर्ट के विरोध में एक और चीज का गठन हो गया। अब दो दो तीन तीन चीजें सब ध्यान रखनी है। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग किसके विरोध में? नेहरू रिपोर्ट में। अब कुछ लोग इस चीज से असंतुष्ट थे, डोमिनियन स्टेटस से। अब इन्होंने डोमिनियन स्टेटस की बात की थी नेहरू ने, इन्होंने कहा हमें डोमिनियन नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए।
इस वजह से एक और गठन हो गया इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग नाम का। ये किसके विरोध में था? नेहरू रिपोर्ट। तो ऑब्वियस सी बात है किस चीज की बात करेंगे? पूर्ण स्वतंत्रता की बात करेंगे। तो इन लोगों ने डोमिनियन स्टेटस से आगे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। कौन था इसमें? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, दो लोग। दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले गठन किसका हुआ? साइमन कमीशन का। उसके विरोध में किसका हुआ? नेहरू रिपोर्ट का। और फिर नेहरू रिपोर्ट के विरोध में किसका हुआ? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। तीनों चीजें अलग अलग हैं। जब हम साइमन कमीशन की बात करते हैं तो अंग्रेज आए और सारे सदस्य अंग्रेज थे, जिन्होंने एक संवैधानिक चीज बनाने की कोशिश की थी, बट दिक्कत ये थी कि कोई भी भारतीय नहीं था उसमें। ठीक है। दूसरा पॉइंट, तो जो मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर के फिर वो चीज एक बनाया, नेहरू रिपोर्ट एक तैयार किया 1928 में, और इसमें डोमिनियन स्टेटस की बात की, जिससे कुछ लोग नाराज थे। तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस दोनों लोगों ने मिलकर के इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किया, जिसमें उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करी। ये थोड़ी चीजें आपको ध्यान रखनी है। बट इसी समय मुस्लिम लीग का अधिवेशन हो गया। मुस्लिम लीग वही आप देख रहे हैं जो बहुत पहले से बन के आया है 1906 से। अब ये अपने असली रंग दिखाना शुरू करेगा। अभी तक तो सब ठीक चल रहा था, बट मुस्लिम लीग अब यहां से चीजें गड़बड़ करना शुरू कर देगा। ठीक है। 28 मार्च 1929 दिल्ली में यह अधिवेशन हुआ, मुस्लिम लीग का अलग। देखो, मुस्लिम लीग अपना अलग अधिवेशन कराती थी, जबकि आपने देखा था कि जब लखनऊ में जब दोनों के बीच समझौता हुआ था तो बात ये हुई थी कि हम लोग संयुक्त अधिवेशन करेंगे। बट धीरे धीरे चल के मुस्लिम लीग अलग होता है और अपने अधिवेशन कराने लगता है। कांग्रेस अपना करा रही है, मुस्लिम लीग अपना करा रही है। तो मुस्लिम लीग ने किया 28 मार्च 1929 को दिल्ली में। जिन्ना ने, अब देखो सब अपना अपना कर रहे हैं। क्या? साइमन कमीशन आया अपने प्रस्ताव लेकर के, उसी के विरोध में नेहरू रिपोर्ट आ गया। नेहरू रिपोर्ट से कुछ लोग खुश नहीं थे, उन्होंने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग ला दिया। अब जिन्ना कह रहा है कि सब लोग इस तरह से हैं तो मैं भी अपने प्रस्ताव रखूंगा। अब नेहरू रिपोर्ट के विरोध में इसने भी अपने प्रस्ताव रख दिए। ये कहता है मैं नेहरू रिपोर्ट से खुश नहीं हूं, जो ये डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहा है, मेरे भी कुछ मांगे हैं, और 14 सूत्री प्रस्ताव इसने भी रख दिया। तो कुल मिला के 3 से 4 चीजें उस समय हुई जब साइमन कमीशन का प्रस्ताव आया। वो आपको ध्यान रखना है, साइमन कमीशन का प्रस्ताव, नेहरू रिपोर्ट, फिर इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, और उसी समय जिन्ना ने भी अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रख दिया सामने। इस तरह से चीजें हुई। और आपको इतना ध्यान रखना है इसमें साइमन कमीशन के बारे में, बस इतनी सी बातें हैं, छोटी छोटी बातें आप याद कर सकते हो कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। ठीक है। और कब उसका गठन हुआ था, सदस्य क्या कौन थे, है ना, उसके विरोध में नेहरू रिपोर्ट जो बना था उसको किसने बनाया था, और फिर नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जो बना था उसको किसने बनाया था। क्लियर है सबको? ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। चलिए ध्यान रखिएगा। तो बताइए, जो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग बना था उसका मतलब किसने बनाया था? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। महिमा क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? पढ़ाया तो था। धार्मिक आंदोलन जब वो पढ़ाया था उस समय आपको बताया था मैंने। कई सारे जैसे शंकराचार्य और बहुत सारे लोग थे, चैतन्य महाप्रभु, नोट्स उठा के देखना उसमें लिखा होगा। पश्चिम बंगाल के थे, जन्म उनका पश्चिम बंगाल में हुआ था, मृत्यु उनकी दूसरी जगह हुई थी। जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था, नादिया जिला पड़ता था, नादिया जिले में। तुम लोग रिवाइज नहीं करते हो यार। एक तो गिन चुन के तो क्वेश्चन आते हैं 2-4 तो, उसमें भी अगर रिवाइज नहीं करोगे तो कैसे बनेगा? ठीक है, ठीक है, सही है सभी का। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। देखो अब चीजें क्लियर हो रही हैं। अभी तक डोमिनियन स्टेटस की बात हो रही थी, लेकिन अब पूर्ण स्वराज की बात होगी। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि एक चीज यहाँ पे बात हो चुकी है, किसकी? पूर्ण स्वराज स्वतंत्रता की, ये वाली। तो अब जब पूर्ण स्वतंत्रता की बात होगी तब आगे चल करके वो देखा जाएगा, लेकिन किस अधिवेशन में वो आपको देखना है। तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929। दोनों चीजें देखनी है अलग अलग। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1921 में, अहमदाबाद अधिवेशन था ये, मौलाना हसरत मोहानी, ये सब
याद करने वाले पॉइंट हो, आप याद कर लीजिएगा। संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था 1921 में। क्वेश्चन बनता है कि प्रस्ताव किसने रखा था, कौन से अधिवेशन में? हसरत मोहानी ने रखा है कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में। अध्यक्ष कौन थे इस समय? सीआर दास। सीआर दास क्योंकि जेल में थे तो उसमें हकीम अजमल खान ने अध्यक्षता की थी। देखो छोटे छोटे पॉइंट, अब ये तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, अगर मान लो कभी क्वेश्चन आते हैं तो उस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि संपूर्ण स्वराज की बात सबसे पहले कब हुई, प्रस्ताव किसने रखा? हसरत मोहानी ने। अहमदाबाद का अधिवेशन हुआ था, लेकिन अध्यक्ष कौन थे उसके? तो चितरंजन दास थे, बट इनको जेल हो गई थी, गिरफ्तार कर लिए गए थे ये जब ये अध्यक्ष बनाए गए। अब क्योंकि ये बाहर नहीं थे तो इसलिए किसी और को बनाना था, तो हकीम अजमल खां एक व्यक्ति थे जिनको अध्यक्षता दे दी गई थी 1921 की, आपको ध्यान रखनी है। अब उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कलकत्ता अधिवेशन जो 1928 वाला है। रीजन क्योंकि इससे पहले ही आपका क्या आ चुका है, साइमन कमीशन आ चुका है, और साइमन कमीशन के बाद नेहरू रिपोर्ट वगैरह भी आ चुकी है, क्योंकि अधिवेशन कब होता है? दिसंबर मंथ में होता है, और ये बातें चल रही है मार्च की, ठीक है। तो जब भी ये अधिवेशन होगा तो ये सारी बातें उठेंगी उस अधिवेशन में। तो जैसे ही 1928 में कलकत्ता का अधिवेशन होता है, ब्रिटिश सरकार को अल्टीमेटम दे दिया जाता है, नेहरू रिपोर्ट स्वीकार करें। जब साइमन कमीशन का वो आया पॉइंट तो नेहरू रिपोर्ट आई थी, तो नेहरू रिपोर्ट में जो प्रावधान थे वो सब कहा गया कि आप ये सारी मांगे हमारी मानिए जो नेहरू रिपोर्ट में हमने लिखी हैं, अगर आप नहीं मानते तो हम आंदोलन करेंगे और बड़े लेवल पे एक जन आंदोलन शुरू हो जाएगा। इस तरह की चीजें कही गई। तो 1928 का जब कलकत्ता अधिवेशन हुआ तो उसमें दिया गया या तो आप नेहरू रिपोर्ट स्वीकार करें या जन आंदोलन का सामना करें। कोई उत्तर नहीं मिला, अंग्रेजों ने कोई आंसर ही नहीं दिया। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ अगले ही साल, और 1 साल का समय दिया गया था। 1 साल में अंग्रेजों ने कोई आंसर नहीं दिया जो साइमन कमीशन था, ना उसने नेहरू रिपोर्ट स्वीकार की ना कुछ किया। तो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ और इसके अध्यक्ष बने जवाहरलाल नेहरू, जो सबसे पहले बने 1929 में। यही वो है जब पूर्ण स्वराज को लक्ष्य घोषित कर दिया गया। तो अब ये क्वेश्चन बनेगा कि किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का अंतिम लक्ष्य घोषित कर दिया कि आपको अब यही प्राप्त करना है। ये पूर्ण स्वराज की जो बात हुई, ये जवाहरलाल नेहरू जब अध्यक्ष थे तब इन्होंने उस बात को कर दी। पहले केवल प्रस्ताव रखा गया था कि ऐसा हमें करना चाहिए, घोषित नहीं हुआ था, सुझाव दिया गया था। जो पीछे हमने देखा ना, वो एक सुझाव था, प्रस्ताव था, वो केवल लागू नहीं हुआ था। अगर लागू या उसकी बात करेंगे तो पूर्ण स्वराज वो आपका सीधे सीधे मतलब एक लक्ष्य के रूप में वो आपका लाहौर अधिवेशन में हुआ था 1929। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, याद रख सकते हो अगर क्रम से करो तो। साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन जिससे लोग खुश नहीं थे। नेहरू रिपोर्ट बनाई गई। नेहरू रिपोर्ट में क्या था, हम डोमिनियन स्टेटस की मांग करेंगे, लेकिन जैसे ही डोमिनियन स्टेटस की बात हुई तो कुछ लोग नाराज हुए। फिर आगे चल करके इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग वाला कॉन्सेप्ट आया जिसमें पूर्ण स्वराज की बात की गई या स्वतंत्रता। तब उसी के बाद हमारी बात हुई, तो उसके बाद हमारा लाहौर अधिवेशन जब हुआ तो उसमें आपका ये हुआ। इसलिए इंपॉर्टेंट है लाहौर अधिवेशन, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं कि लाहौर अधिवेशन हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। पूर्ण स्वराज की बात हुई थी, रीजन ये है। 31 दिसंबर 1929 12 बजे, जैसे ही अर्धरात्रि मतलब 12 बजे, तो 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा तिरंगा फहराया। उस समय का जो तिरंगा झंडा बना था, आज का नहीं है वो, उस समय का तिरंगा झंडा अलग था, उस पर कुछ अलग चीजें बनी थी। आज का जो आपका बन रहा है चक्र वाला, ये तो बात का है। तो भारतीय स्वतंत्रता का जो झंडा तिरंगा था फहराया गया। अब ये आपको याद रखना है कब ये तिरंगा झंडा फहराया गया था पहली बार, 31 दिसंबर 1929 को। ये क्वेश्चन बनते हैं जब भी अगर इस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया लाहौर में रावी नदी के तट पर। ये बात हो रही है जब लाहौर का अधिवेशन हो गया था, उसके बाद तो लाहौर अधिवेशन। और कांग्रेस कार्य समिति 2 जनवरी 1930। अब इंपॉर्टेंट डेटें शुरू होती हैं जो आज भी हमको देखने को मिलेंगी। 1930 2 जनवरी 1930 को एक बैठक हुई, निर्णय लिया गया 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज का दिवस मनाया जाएगा। इसीलिए 26 जनवरी को ही संविधान लागू हुआ था। संविधान जो था वो बन गया था पहले ही, 26 जनवरी 1950 से ही संविधान बन गया था, 1949 में ही कंप्लीट हो गया था, लेकिन लागू नहीं हुआ। लागू उन लोगों ने 26 जनवरी को ही किया, क्योंकि 1930 में इस दिन को एक पूर्ण स्वराज के रूप में मनाया जा चुका था। तो उसी के उपलक्ष्य में, उसको याद करने के उपलक्ष्य में जो संविधान लागू किया गया था वो 26 जनवरी को ही लागू किया गया।
रीजन ये था उसका, क्योंकि 1930 में ये चीज की जा चुकी थी, इसलिए उन लोगों ने वेट किया बनने के बाद भी कि हम कब इसको लागू करें। तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष, ये तो उस दिन को मनाया गया 26 जनवरी 1930 को केवल, लेकिन एक और चीज लागू हुई, हर साल 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उस समय ये बात हुई थी, वो लोग मनाते रहे, बट आजादी के बाद तो हमें नहीं लगता कि वो चीज मनाएगी, क्योंकि फिर संविधान लागू हो गया, तो अब हम लोग वो संविधान के रूप में देखने लग गए और गणतंत्र दिवस के रूप में देखने लग गए 26 जनवरी को। तो पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा 26 जनवरी। तो ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि जो हमारे लोग थे कांग्रेस के, उन लोगों ने सबसे पहले जो स्वाधीनता दिवस या पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया था वो किस दिन को मनाया था, तो 26 जनवरी 1930 को, और हर साल मनाने के लिए घोषित किया था तो 26 जनवरी को घोषित किया था। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में घोषित क्या किया गया था, एक बार आप पढ़ सकते हो, ठीक है, मतलब क्या क्या पॉइंट्स थे उसमें। तो इसमें से एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, संविदा अवज्ञा वाला प्रारंभ करने की तैयारी। इसी वजह से ये आगे संविदा अवज्ञा आंदोलन होगा, क्योंकि इसमें ये पहले ही बात हो चुकी थी। तो लाहौर अधिवेशन जब 1929 को हुआ था तो उन लोगों ने किया, गोलमेज सम्मेलन से कोई लाभ नहीं है जो हो रहे हैं। शब्द स्वराज, स्वराज का एक्चुअल मतलब है पूर्ण स्वतंत्रता, हमें स्वतंत्रता ही चाहिए पूरी। नेहरू कमेटी की डोमिनियन राज्य के दर्जे की योजना समाप्त की जाती है। आपने देखा था कि नेहरू कमेटी, जब नेहरू रिपोर्ट आई थी तो उन लोगों ने डोमिनियन स्टेटस की बात की थी कि आप लोग रहिए, लेकिन जो शासन प्रशासन है वो हिंदुस्तानियों के हाथ पे दीजिए, बट इसको खत्म कर दिया गया। ये इसी बात हुई थी लाहौर अधिवेशन में। और संविदा अवज्ञा प्रारंभ करने की तैयारी की बात हुई थी, और अगले ही साल वो चीजें शुरू हो जाएंगी उसी समय, ठीक है। देखो संविदा अवज्ञा आंदोलन देखो स्टार्ट हो जाएगा 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में संविदा अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार। अब ये क्यों चल रहा है, आप थोड़ा सा इसको अगर कनेक्ट करें, ये इसलिए चल रहा है क्योंकि साइमन कमीशन आया है। साइमन कमीशन के जो प्रस्ताव है वो हम लोग नहीं मान रहे हैं, उसके विरोध में नेहरू रिपोर्ट आई है। नेहरू रिपोर्ट ने डोमिनियन स्टेटस की बात की है। फिर उसके बाद इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग जो बना है वो हुआ है, उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की बात की है। आगे चल के मुस्लिम लीग जिन्ना ने, उसने भी किया है। और नेहरू रिपोर्ट के सीधे सीधे प्रावधान था कि आप इसको मानिए, सीधा सीधा नेहरू रिपोर्ट को मानना है। ये लोग नहीं मान रहे हैं, जिसकी वजह से ये अल्टीमेटम दिया गया था कि अगर आप नहीं मानेंगे तो हम आंदोलन करेंगे, और वही चीज लाहौर अधिवेशन में देखने को मिल रही है। तो रीजन ये चल रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से ये आंदोलन देखने को मिलेंगे। तो वो संविदा अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाएगा आपका फरवरी 1930, दिसंबर की ये बात हुई थी, और अगले ही 2 महीने बाद साबरमती आश्रम कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई महात्मा गांधी के नेतृत्व में, और 12 मार्च में 1930 को दांडी मार्च शुरू हो गया। ये संविदा अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट यहीं से हो गया, जिसमें से हमको दांडी मार्च देखने को मिलता है। तो संविदा अवज्ञा मतलब एक प्रकार से हम उनकी अवहेलना कर रहे हैं अंग्रेजों की। तो दांडी मार्च संविदा अवज्ञा का ही रूप है, ठीक है। इस तरह से कोई अलग नहीं है कि संविदा अवज्ञा क्या था सर। संविदा अवज्ञा मतलब दांडी मार्च जो शुरू किया जा रहा है वो अवज्ञा ही है। क्यों? क्योंकि वो नमक कानून तोड़ेंगे। एक प्रकार से हम अब अंग्रेजों का विरोधी करने जा रहे हैं। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में 12 मार्च 1930, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट, आपको ध्यान रखना है। दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो 12 मार्च 1930 कहां से शुरू हुआ था? साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। तो 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू हो गया। दांडी एक जगह का नाम है जो गुजरात में पड़ता है, ठीक है, कोस्टल एरिया है ये। तो 12 मार्च 1930, नीचे जरा देखिएगा, 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च स्टार्ट हुआ साबरमती आश्रम अहमदाबाद से दांडी गुजरात तक। तो यहां से ये चला। कितने दिन की यात्रा थी? 24 दिन की यात्रा थी। 12 को शुरू किए, 24 दिन की यात्रा थी। 6 अप्रैल, वैसे वो 5 अप्रैल को पहुंच गए थे वहां, लेकिन 5 अप्रैल को उन्होंने नमक नहीं उठाया था, अगले दिन 6 अप्रैल को उठाया। तो 24 दिन की यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी में उन्होंने नमक कानून को भंग कर दिया। नमक कानून को तोड़कर संविदा अवज्ञा आंदोलन शुभारंभ हो गया। तो अगर आपको ये समझ में आता है कि संविदा अवज्ञा आंदोलन कैसे शुरू हुआ, तो जो नमक आंदोलन था उसको शुरू करके और नमक कानून को तोड़कर। नमक कानून क्या था कि इसमें टैक्स देना पड़ता था आपको उत्पादन के लिए, जो भी आप नमक का उत्पादन करेंगे। अब नमक एक ऐसी चीज थी जो हर कोई प्रयोग करता है, तो प्रॉब्लम ये थी कि आप उस पर भी टैक्स लगा देंगे तो कहां तक चलेगा। तो नमक को उठा करके गांधी जी ने और नमक को कर देने से मना किया और नमक कानून को तोड़ा था। यही है संविदा अवज्ञा आंदोलन, कि हम आपके नियम को नहीं मानते, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 को 24 दिन की यात्रा की थी, और 5 अप्रैल को ये पहुंच गए थे, लेकिन 6 अप्रैल अगले दिन को इन्होंने दांडी में ही
नमक उठा करके नमक कानून को तोड़ दिया था और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने इस आंदोलन को क्या बोला है? तो सुभाष चंद्र बोस ने इस अभियान को नेपोलियन के एल्बा से पेरिस, दोनों जगह का नाम है, किए जाने वाले अभियान से। तो नेपोलियन जो है, फ्रांस वाला जो हिटलर आपको दिखता है नेपोलियन, उसने एल्बा से पेरिस तक एक अभियान चलाया था, जिस तरह से गांधी जी चला रहे हैं। तो उस तरह से उसने भी एक अभियान चलाया था कानून वगैरह तोड़ने के लिए। एल्बा एक जगह का नाम है और पेरिस एक जगह का नाम है। तो जिस तरह से गांधी जी साबरमती आश्रम से दांडी जा रहे हैं, उसी तरह वो एल्बा से पेरिस गया था, जिसकी वजह से सुभाष चंद्र बोस ने इस तरह से उसकी तुलना की है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अंग्रेजी समाचार संवाददाता ब्रेल्सफोर्ड ने क्या कहा इस चीज को, नमक उठाने को और सविनय अवज्ञा शुरू करने पर? वो एक तंज कसता है, एक व्यंग छोड़ा उसने। क्या बोला? क्या सम्राट को एक केतली में पानी उबालने से हराया जा सकता है? मतलब ये इसको बहुत छोटा कदम मान रहा है कि गांधी जी जो कर रहे हैं ये कोई बहुत बड़ा कदम नहीं है, एक नॉर्मल सा है। और उसकी तुलना वो कैसे कर रहा है? क्या सम्राट को एक केतली में पानी उबालने से हराया जा सकता है? मतलब एक छोटे से पार्ट की बात कर रहा है वो। तो इसके उत्तर में एक दूसरा समाचार पत्र है स्टेटस मैन, वो क्या बोलता है? गांधी महोदय समुद्र के जल को तब तक उबाल सकते हैं जब तक कि डोमिनियन स्टेटस नहीं मिल जाता। तो वो उसका रिप्लाई करता है कि आप जिसको छोटा समझ रहे हैं ये असल में एक अलग ही प्रकार के व्यक्ति हैं। ये समुद्र के जल को तब तक उबाल सकते हैं जब तक कि आप डोमिनियन स्टेटस नहीं दे सकते। तो इस तरह से उन्होंने गांधी जी का सपोर्ट किया है, मतलब, और उनका सम्मान में चीज बात लिखी है। ये जो ब्रेल्सफोर्ड है उसने अपमान किया, मतलब एक प्रकार से उनके बारे में एक तुच्छ बात कही कि वो बहुत छोटे आदमी है, वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। कंपैरिजन इसलिए किया गया है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो दक्षिण में किसने किया था? तो तमिलनाडु में तंजौर के तट पर सी राजगोपालाचारी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा, तिरुचेनगोड आश्रम से त्रिचरापल्ली के वेदारण्य तक नमक यात्रा की। ये इसलिए पूछा जाता है क्योंकि गुजरात की तरफ, उत्तर और पश्चिम भारत की तरफ देखें तो गांधी जी ने यह काम किया था, लेकिन दक्षिण भारत में किसने किया था? तो ये नाम आपको आना चाहिए, तमिलनाडु के तंजौर में। या तो दक्षिण पूछता है या तब सीधे सीधे नाम देता है। तो सी राजगोपालाचारी वो व्यक्ति थे जिन्होंने ये चीज की थी। तो राजगोपालाचारी के बारे में आप जानते भी हैं। गांधी जी ने कहा था, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। ये बात उन्होंने बोली थी जब वो दांडी अभियान उन्होंने शुरू किया था कि जो ताकतवर लोग हैं उनके खिलाफ मैं ये चीज कर रहा हूं और सारा विश्व मेरी सहायता करे, ये मैं आशा करता हूं सभी से। बट ज्यादा कुछ हुआ नहीं। मार्च में ये बात चल रही है, अप्रैल में उन्होंने किया और मई में उनको जेल भेज दिया गया। तो अप्रैल में जब वो 6 अप्रैल के बाद उन्होंने दांडी वाला वो नमक वाला सत्याग्रह किया और 5 मई 1930 को इनको गिरफ्तार कर लिया गया और यरवदा जेल पुणे में भेज दिया गया। इसकी बात हम पीछे भी कर चुके हैं जब हम आपको गवर्नर जनरल पढ़ा रहे थे। तो अभी जाके पूना पैक्ट होगा आगे ही चल करके कुछ समय बाद, ठीक है। तो गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए, यरवदा जेल भेजे गए और इन्हीं के बाद नेता जो बने अब्बास तैयब जी, जो दांडी यात्रा चल रही है, जो नमक आंदोलन चल रहा है, अब क्योंकि वो गांधी जी शुरू किए हैं लेकिन उनको जेल हो गई, तो अब इसी असहयोग आंदोलन को एक प्रकार से असहयोग आंदोलन कहिए अब, क्योंकि दांडी यात्रा मतलब एक असहयोग आंदोलन का रूप हो गया। तो अब जो असहयोग आंदोलन चल रहा है उसके अब नेता कौन होगा? अब्बास तैयब जी। बट ये भी गिरफ्तार कर लिए गए कुछ ही समय बाद। जब ये भी गिरफ्तार कर लिए गए तो अब इनके स्थान पे बनी सरोजनी नायडू। तीनों चीजें याद रखनी है। गांधी जी ने शुरू किया लेकिन गिरफ्तार होने के बाद तैयब जी गए और तैयब जी को जब गिरफ्तार किया गया तो सरोजनी नायडू ने कमान संभाली। और सरोजनी नायडू 21 मई 1930, 5 मई की बात थी, 21 मई 1930, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सरोजनी नायडू ने क्या किया था, एक गोदाम पर, जो नमक गोदाम था, उसी पर मतलब इन लोगों ने हमला कर दिया था। तो क्वेश्चन ये बनता है कि जो नाम से पूछता है, धरसना नमक गोदाम जो था, धरसना नमक गोदाम, उस पर जब अटैक हुआ था, उस पर जब धावा बोला गया था तो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो अब आधे लोग गांधी जी को समझते हैं, कुछ लोग कहेंगे तैयब जी, बट ये दोनों लोग जेल जा चुके थे। तब वो कमान मिली थी सरोजनी नायडू को। तो सरोजनी नायडू ने ये काम किया था उनके नेतृत्व में। तो इस नमक गोदाम पर ये चीज हुई थी। जानकारी किससे मिलती है? वेब मिलर, अमेरिकी पत्रकार है, उसने इस घटना के बारे में बताया, ठीक है। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, ये चलिए देखिए, एक
गुजरात की तरफ ये चीज चल रही है, कौन कर रहा है? गांधी जी कर रहे हैं। दक्षिण तमिलनाडु में कौन कर रहा है? राजगोपालाचारी कर रहे हैं। पश्चिमी इधर कौन कर रहा है? पंजाब साइड खान अब्दुल गफ्फार खान। अब ये पूरी कमान ये देख रहे हैं। पश्चिम भारत के अगर हम देखें, उत्तर पश्चिम भारत मतलब पाकिस्तान वाला एरिया या पंजाब वाला एरिया कह लो, तो खान अब्दुल गफ्फार खान देख रहे हैं। इन्होंने एक संगठन बनाया, ठीक है, इन्होंने एक संगठन बनाया, उसका नाम है लाल कुर्ती। इस नाम से ज्यादा जाना जाता है, तो आप लाल कुर्ती ज्यादा याद रखेंगे, ठीक है, लाल कुर्ती। वैसे इसका पूरा नाम था खुदाई खिदमतगार। यह सहयोग आंदोलन के लिए बना रहे हैं, मतलब वहां पर जो इधर जो असहयोग आंदोलन चल रहा है, अब धीरे धीरे पूरे देश में चल रहा है। तो पंजाब के क्षेत्र में जो चीजें करनी थी ये, बट इनका मेन उद्देश्य कुछ थोड़ा सा अलग था। प्रभावित ये जरूर असहयोग आंदोलन से थे, लेकिन इन लोग का मेन उद्देश्य क्या था? इस संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया। उन सबको इकट्ठा किया जाए आपस में, जो उधर के लोग थे, पंजाब साइड के लोग, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, लेकिन आपको बस इतना याद रखना है, लाल कुर्ती को ज्यादा अगर कभी पूछा तो क्वेश्चन वो बनता है कि बनाया किसने था, संगठन किसने बनाया था, और मतलब नेतृत्व किसने किया था। तो केवल इतना सा नाम है आपका, ये खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था, इतना बस पढ़ना है और ज्यादा कुछ नहीं। ये एक बनता है गढ़वाल रेजिमेंट। ये क्वेश्चन बता दे कैसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि प्रीवियस ईयर्स में कि कौन सी ऐसी रेजिमेंट थी जिसने निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से मना कर दिया था। मतलब उनको आदेश दिया गया था कि आंदोलन चल रहा था, उस पर अटैक करना था, गोली चलानी थी। तो ये जो गढ़वाल रेजिमेंट था, पंजाब साइड का ही था, उसने इनकार कर दिया था। इसका नेतृत्व कर रहे थे चंद्र सिंह गढ़वाली। तो ये नाम भी पूछा जा सकता है। वैसे देखो, आपको हम बता दें, जितना आप पढ़ रहे हो ये स्टेट पीसीएस में सब पूछे जा चुके हैं। आप जो भी पढ़ रहे हो ये कोई ना कोई स्टेट एग्जाम पूछ चुका है, बट एसएससी वगैरह में क्योंकि उतने सारे क्वेश्चन नहीं होते हैं, तो ये लोग कुछ इंपॉर्टेंट ही उसमें पूछते हैं। बट ये जितना आपने टॉपिक अभी तक पढ़े हैं, ये कोई भी ऐसे पॉइंट्स नहीं है जो कभी पूछे ना गए हो, चाहे वो झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, यूपी हो, जहां कहीं भी आता है, ये सब एक एक क्वेश्चन इवन पूछा जा चुका है, मेन जो भी है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पर असहयोग आंदोलन वगैरह के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, जिससे हम लोग को पता चले कि इतनी जल्दी जल्दी जो हम लोगों ने पढ़ा है कुछ हमारे दिमाग में गया या नहीं गया, ठीक है। देखते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं चीजों को। ओके, फिर इसको जल्दी खत्म किया जाए, फिर आपकी पॉलिटी स्टार्ट करी जाए। अब ज्यादा कुछ नहीं रह गया, आप देख ही रहे हो, पहुंच गए हैं हम लोग। अब ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात करेंगे तो एक वही कैबिनेट मिशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्रिप्स मिशन इंपॉर्टेंट रहेगा, जो भारत की स्वतंत्रता हुई है संविधान सभा वो इंपॉर्टेंट रहेगी, भारत छोड़ो आंदोलन, दिन के कुछ क्वेश्चन बस बचे हैं। चलिए बोलते जाएंगे, आप लोग आंसर देंगे, टाइप करोगे या बोलोगे? बोलोगे? चलो म्यूट हटा दें, सब एक साथ बोलोगे तो कैसे आ जाएगी? क्या म्यूट हट गया? अभी नहीं बोलना है, ठीक है, एक एक करके बोलना सभी। हाँ। भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया था? अंग्रेज क्या बोलते हैं? भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया था? क्योंकि उसमें सारे कोई भारतीय नहीं था। क्योंकि उसमें भारतीय नहीं थे। कौन नहीं थे? भारतीय नहीं थे। साइमन आयोग का गठन कब किया गया था? 1927। वेरी गुड, बहुत सही। किसके सुझावों को भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन, वेरी गुड। जो भी आंसर दे रहे हैं सही दे रहे हैं बिल्कुल। लाला लाजपत राय घायल हुए थे किसके विरोध करने पर? जलियांवाला बाग में।
ए बेवकूफ, जलियांवाला बाग है। साइमन कमीशन का ही विरोध किया था लाला लाजपत राय ने। साइमन कमीशन का जब विरोध किया था तभी लाठीचार्ज हुआ था उनके ऊपर। कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ऐसे तब पढ़ोगे तब तो क्वेश्चन बना ही लोगे तुम लोग। एक तो दिन के 3-4 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से वो भी ना आता है। महाने हो तुम लोग यार, एकदम गलती कर देते। नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? नेहरू रिपोर्ट किसने? सामने तो आओ सभी। ये मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू मेन थे क्योंकि वो अध्यक्ष थे, जवाहरलाल नेहरू सचिव थे। सामने आओ सभी। हो गया, आंसर देना है। वीडियो ओपन करो, सामने रह के ओपन करो और आंसर दो सभी, ज्यादा अच्छा लगता है। चलिए, वेरी गुड। ओके, एसएससी के क्वेश्चन ही नहीं है, सब आपके पीसीएस में ही पूछेगा। एसएससी में क्वेश्चन किसी किसी टॉपिक से आता है। भारत ने कब, नहीं सॉरी, कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? 1929, 15, 42 या 35? 1929। वेरी गुड। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो रखा गया था, प्रस्ताव किया गया था, कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? पूर्ण स्वराज लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929। पूर्ण स्वराज किसने घोषित किया था? लाहौर अधिवेशन में 1929 में पूर्ण स्वराज किसने घोषित किया था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। वेरी गुड, ठीक। आधी रात में राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था? जवाहरलाल नेहरू। कई लोग आधी रात में क्यों करते थे? जो भी चीजें थी वो 12 बजे ही क्यों करते थे लोग? मतलब क्या था इनका मतलब, समझ में नहीं अंग्रेज को देते थे, अंग्रेज को देते थे। आधी रात में ही कर देते थे सब, डर जाते थे। स्वतंत्रता का जो नया तिरंगा झंडा था पहली बार कब लहराया गया? 31 दिसंबर, राजेंद्र किनारे, लाहौर। 31 दिसंबर 1929। जवाहरलाल नेहरू रहे हमारे चाचा नेहरू, वही सब किए हैं। आजादी के समय भी 12 बजे, चलो हम आजाद हो गए। ठीक है। दांडी यात्रा कब की गई थी? 1929। गलत आंसर, 29 में नहीं की गई, 1930 में की गई थी। मार्च में शुरू किया गया था, अप्रैल में कंप्लीट हुआ था, फरवरी में शुरू किया गया था? मार्च में शुरू किया गया था। हाँ। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? ध्यान से सुनना। जब दांडी यात्रा शुरू की गई तो कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? होम रूल, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा या भारत छोड़ो? सविनय अवज्ञा। जब नमक कानून हुआ तो सविनय अवज्ञा हुआ। वेरी गुड, ठीक है। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? साबरमती आश्रम, गुजरात से। साबरमती आश्रम। वेरी गुड, ठीक है। किस प्रांत से सत्याग्रही जो शामिल हुए थे दांडी मार्च में, वो किस राज्य से सबसे ज्यादा थे? दांडी मार्च में जो लोग शामिल हुए थे वो किस राज्य से सबसे ज्यादा थे? क्या अंदाजा है? गुजरात। ऑब्वियस सी बात है गुजरात होगा, इसमें सोचना क्या था? जब साबरमती अहमदाबाद से शुरू ही हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? पहला पॉइंट, सेवाग्राम से, साबरमती से, दांडी से या वर्धा? दांडी से। दांडी। आप साबरमती बोलेंगे या दांडी बोलेंगे? दांडी। दांडी इसलिए बोला जाएगा क्योंकि नमक कानून जब उन्होंने नमक तोड़ा है तो उसके बाद असहयोग आंदोलन शुरू हुआ है। अगर वो पूछेगा नमक आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था तो साबरमती से बोलेंगे, लेकिन जब वो ये कहेगा सविनय अवज्ञा तो वो दांडी से कहा जाएगा क्योंकि नमक उठाने के बाद वो चीज की गई। दोनों चीजों में ध्यान रखना है।
सबसे पहले कौन सी घटना घटी है? ऑप्शन दे रहे हैं, दांडी मार्च, साइमन कमीशन का आगमन, भारत छोड़ो आंदोलन या गांधी इरविन समझौता। साइमन कमीशन। बताइए, दांडी मार्च पहले हुआ, साइमन कमीशन पहले आया, गांधी इरविन समझौता हुआ या फिर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन। ये किसी ने गांधी इरविन बोला था। गांधी इरविन समझौता पढ़ाया क्या हमने अभी? नहीं। तो कहाँ से आंसर आ गया? जब हम तुमको क्रम से पढ़ा रहे हैं, एक साल का पढ़ाते हुए बढ़ रहे हैं, मतलब अभी गांधी इरविन समझौता हुआ ही नहीं। समझ गए? गांधी इरविन समझौता समझ रहे हो? भगत सिंह की फांसी से पहले हो जाएगा, क्योंकि गांधी इरविन समझौता होगा तो उनको एक मौका मिलेगा गांधी जी को उनकी फांसी बचाने के लिए 1931, बट गांधी जी उसमें प्रस्ताव नहीं रखेंगे, बाकी सारी चीजें रख देंगे और बस वही नहीं रखेंगे। ठीक है, वो चीज नहीं होगी। ऐसे तो सर वो भी थे, लेकिन समझने में थोड़ा फेल हो गया। चलिए ठीक है, तो ये ज्यादातर आपने इसको कर लिया जितना जरूरी था। लाल कुर्ती के आंदोलन के नेता कौन थे? लाल कुर्ती। ऑप्शन। हाँ, मौलाना आजाद, मोहम्मद अली जिन्ना, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान पंजाब से जी। खान अब्दुल गफ्फार खान पंजाब लाल से। कुर्ती क्यों रखे थे? ये लाल कुर्ता पहनते थे? बताया इसका नहीं काम था, इसमें आंदोलन सभी शामिल हो जाए। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। इस आंदोलन में खिलाफत में, असहयोग आंदोलन में, सविनय अवज्ञा में या भारत छोड़ो में? 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध एक प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? पेशावर कांड उसी को बोलते हैं, वो जो गढ़वाल रेजिमेंट ने जो गोली चलाने से मना किया था वही पेशावर कांड है। असल में ये वही की बात हो रही है, पेशावर की। तो जब अंग्रेजों ने बोला था कि गोली चलानी है भीड़ पर, तो गढ़वाल रेजिमेंट के जो नेतृत्व करता थे उन्होंने मना कर दिया था। इसी को पेशावर कांड कहा जाता है। तो अब उनका नाम ही पूछा गया कि वो कौन थे जिन्होंने मतलब इससे जुड़े हैं। तो बीसी जोशी, धन सिंह थापा, चंद्र सिंह गढ़वाली, ऑप्शन से आ जाता है, ऑप्शन से आ जाएगा। याद नहीं है, यही दिक्कत होती है 1-2 हफ्ते के बाद। एक और इसमें पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जिया तरंग आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? चलो इसको हम आगे देख लेंगे आपका, नहीं तो यह असहयोग आंदोलन का ही रूप था। जिया तरंग मणिपुर से हुआ था ये। तो असहयोग आंदोलन के बारे में हम लोगों ने इतना देख लिया। तो दांडी क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर सबको? पूरे का सार एक नॉर्मल से एक पूरा इंपॉर्टेंट अगर देखें, साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928। इसका गठन कब हुआ? 1927। इसके विरोध में जो रिपोर्ट बनाई गई वो कौन सी रिपोर्ट? नेहरू रिपोर्ट। उसी साल 1928 में ही। ठीक है, फिर उसके विरोध में आया आपका कौन सा? इंडिपेंडेंस वाला, ठीक है, जिसको सुभाष चंद्र बोस नेतृत्व कर रहे थे। फिर मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना लीग का प्रस्ताव रख दिया था। लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929 में या 30 में? 1929 में, जिसमें पूर्ण स्वराज की बात की गई। अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ध्यान रखना है, पहली बार जो तिरंगा फहराया गया तो वो जवाहरलाल नेहरू ने ही फहराया था, रावी नदी के तट पर, ठीक है, लाहौर में। ये आपको ध्यान रखना है। जो पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया 26 जनवरी, क्लियर है, उसको भूलना मत। 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया। और नमक यात्रा जो कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक 24 दिन की ये यात्रा थी। तो 6 अप्रैल को उन्होंने जब ये पहुंचे थे दांडी, तो वहां पे नमक उठा करके उस आंदोलन को भंग किया और उनको जो टैक्स लगाया जा रहा था नमक पे, उसको देने से मना करने का कहा। और इसी से हमारा शुरू होता है असहयोग आंदोलन, जो लंबे समय तक चला। तो ये चीजें आपको देखने को मिली। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके। चलिए ये खत्म करते हैं।
नेक्स्ट हम लोग का आएगा गांधी इरविन समझौता, ठीक है, 1931 वाला। फिर गांधी इरविन समझौता के बाद धीरे धीरे छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे, और फिर मेन आएगा जब हम पहुंचेंगे भारत छोड़ो आंदोलन पर, है ना, वो चीज एक मेन होगी। तो आपका ये इस हफ्ते खत्म हो जाएगा, 25 तारीख है ना आज, 5-6 लास्ट तक आपका ये खत्म हो जाएगा आधुनिक भारत, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, थैंक यू क्लास, आज कंप्लीट, कल मिलते हैं नेक्स्ट। कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा। अच्छा, ये नोबेल प्राइज वगैरह कुछ पूछा गया कि नहीं? नहीं था। नहीं, कुछ नहीं आया ना? इंडेक्स वगैरह नहीं है, इंडेक्स आया नहीं आया? नहीं है, अच्छा, स्पोर्ट्स खेल से कोई क्वेश्चन? कुछ नहीं है, खेल से भी नहीं आया? नहीं तो है। पूछा क्या इन लोगों ने? मतलब सर वो पूछा जो हमको आता ही नहीं। करंट अफेयर था। अरे तो ये करंट अफेयर ही होता है भाई, स्पोर्ट्स था ना। अरे वो उसके था ना सर, है ना, कोविड था, कोविड से। कोविड से रिलेटेड था जी, 3 था। अच्छा, कोविड से रिलेटेड आया था, तो कोविड से रिलेटेड तो बना लिए होगे ना? ये सब छूट गया। क्या पूछा था उसमें कोविड से? उसने पूछा था, वो नहीं था, अरे $165 उसमें कितने देश शामिल थे? कितने देश शामिल हैं? जी अच्छा, मतलब वो वैक्सीन वगैरह में? नहीं, जो डॉलर नहीं दिया था उसमें कोरोना के थ्रू में ही सहयोग पैसा राशि, देने में, पैसा देने सहयोग, में। हाँ सहयोग राशि में सर। हाँ, संयुक्त राष्ट्र वगैरह में। और ये क्वेश्चन था कि कौन सा बैंक है जिनका सबसे मिनिमम क्या है, क्या कहते हैं दर, मिनिमम क्या? क्राइटेरिया, मतलब पैसे क्राइटेरिया सबसे मिनिमम है। उसमें था इलाहाबाद बैंक, पूर्वांचल बैंक, इस तरह बैंक था, देहाती मतलब बैंक। एनुअल रिपोर्ट पूछ लिया इसका मतलब? जी हाँ, कि मतलब जी। एनुअल रिपोर्ट पूछ लिया बैंक की उन्होंने कि मतलब कितना हो रहेगा, तो वो ऐसा तो बैंक, करना पड़ेगा तुम्हें उसी साल का, क्योंकि उसके हिसाब से होता है, ईयर के ऐसा हिसाब बैंक यार जिसका नाम है ना, इसमें देहाती बैंक करके था। से। देहाती बैंक करके का नाम मैंने क्या करोगे अब? असल में होगा क्या ना, मर्जर चल रहा है, क्वेश्चन इसलिए उठाया होगा क्योंकि बैंकों का मर्जर हुआ है। तो अब वो जो भी बैंक पूछा गया होगा रिसेंटली वो न्यूज में रहा होगा, क्लियर है, वो इसलिए उन्होंने उठाया होगा वो क्वेश्चन, क्योंकि करंट में वो लोग ऐसा ही करते हैं। रिसेंट में वो किसी के साथ संबद्ध हुआ होगा या किसी के साथ वो मर्ज हुआ होगा, एक टाइप कुछ हुआ, इस वजह से वो क्वेश्चन किया गया होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, जिनकी किस्मत अच्छी होगी वो बनाए होंगे। करंट अफेयर, देखो क्या बोल रहे हो? कॉन्स्टिट्यूशन चलेगी ना क्लास? अरे मतलब ये खत्म होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन चलेगी ना? क्वालिटी चलेगी, हाँ, संविधान जब ये खत्म होगा। कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, अच्छा, तुम कुछ बोलना चाह रहे हो प्रेसिका? सर पार्टी की क्वेश्चन था, अब क्या करोगे पूछ के बताओ? जो उसे समझ नहीं आया ना, जो वृत्तीय थोड़ा होता है, क्या होता है? आवाज क्लियर नहीं हो रही है, घड़घड़ा रही है आवाज। वृत्तीय आपातकाल होता है, वृत्तीय आपातकाल होता है, उसमें कौन सा संविधान, मतलब कौन सा अनुच्छेद लागू रहता है? इमरजेंसी से रिलेटेड पूछा है ना? हाँ अलग जी, अलग प्रकार के इमरजेंसी होते हैं ना, जैसे जो 56 है सही है, उसके साथ और कौन लागू होता है? अरे भैया, इमरजेंसी के लिए अलग अलग है, जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है वो अलग है, वित्तीय आपातकाल अलग होता है। हाँ तो 3 होता है ना, वित्तीय वाला पूछा है, हाँ, राष्ट्रीय वाला अलग केस होता है, वो वाला आपातकाल नहीं है वो, ठीक है। चलो देखना पड़ेगा, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी शुरू कर दें आपका, है ना। अब मिलाओ उलाओ नहीं, मिलाओगे तुम्हारे आधे से ज्यादा गलत हो जाएंगे, तुम लोग होपलेस हो जाओगे अब, ठीक है। इससे बेटर है कि आप खाली आगे के लिए सोचो, हम बता रहे हैं जीके का, जिस दिन तुमने पेपर मिला लिया आधे ज्यादा वो होपलेस हो जाएंगे, वो जो तुम्हारा ये होता है भाई, जीए का एक ऐसा पेपर है जीएस, जिस दिन तुम मिलाना शुरू करोगे वहां से तुम बड़े खुश होके निकलोगे, और जैसे घर पहुंचोगे और जैसे तुमने शुरू किया जो जो याद आ रहा है उनमें से एक एक गलत होते जाएंगे एक क्रम से। तो कम से कम अभी खुश रहो, ताकि आगे अगर कोई एग्जाम आ रहा है तो दिमाग प्रिपेयर रहे, ठीक है। जो करना था वो कर चुके, तो अभी दिमाग को डिस्टर्ब मत करो, अब आगे वाले एग्जाम के लिए प्रैक्टिस शुरू कर दो, जो भी है रूल यही होता है, ठीक है। चलिए, लेकिन हाँ, पीछे वाले क्वेश्चन से कुछ सबक लिया जाता है कि टॉपिक किस चीज के आ रहे थे और उसको रिवाइज किया जाता है। ओके, चलो, थैंक यू एवरीवन।
करते क्लास, अब टाइम भी हो गया ना। हाँ 36। कार्यशक्ति, राज्यपाल, प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद